Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with Indian Economic Development, Chapter 2. In this video, we'll cover the trade policy between 1950 to 1990. भाई आज़ादी मिल चुकी है, एग्रीकल्चर को हमने संभाल लिया है थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन. इंडस्ट्री को भी हमने संभाल लिया है थ्रू द रोल ऑफ स्टेट. स्टेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बहुत ज़्यादा लगी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत एनकरेज करके इंडस्ट्रीज को संभाला. अब ट्रेड का क्या हाल चल रहा था? भाई ट्रेड ऐसा है, ट्रेड वॉज विद ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज, स्टिल गोइंग ऑन. लेकिन हमारे ट्रेड में कुछ ट्विस्ट था. अब वो ट्विस्ट क्या था? वो ट्विस्ट ये था कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो और हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है वो क्लोजली रिलेटेड थी. और जो ट्रेड पॉलिसी है वो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी. अब ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या थी? इसके अंदर क्योंकि हम 200 साल गुलाम रह चुके थे तो हमें पता था कि बाहर से अगर सामान आने लगता है तो अपनी इंडस्ट्रीज खत्म होने लगती हैं. बाहर से अगर सामान आता है तो हमारा बहुत पैसा बाहर जाता है. तो ट्विस्ट ये था अब हमारे ट्रेड में कि हमने कहा कि हम बाहर से कुछ सामान मंगाएंगे ही नहीं. हम जो भी बाहर से मंगाने की कोशिश करते हैं उसको हम अपने घर में ही बना लेंगे. तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी इज टेक्निकली strategy of import substitution. This policy aimed at replacing or substituting imports with domestic production. For example, instead of importing bikes made in foreign country, industries would be encouraged to produce them in India itself. बाइक का तो हमने एग्जाम्पल लिया है, बाकी जितनी भी चीज़ें बाहर से हम मंगाते थे या उसकी ज़रूरत होती थी तो हमारी कोशिश ये होती थी कि हम उसको अपने घर की इंडस्ट्री से ही प्रोड्यूस कर लें. और जो हमारे फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स हैं उसके अंदर तो यही स्ट्रैटेजी हम लोगों ने अपनाई थी कि वी विल हैव इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी. किसी भी कदम पर हमने बाहर से सामान मंगाने को एनकरेज नहीं किया था. एंड इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. सवाल ये उठता है कि कैसे प्रोटेक्शन हुआ कि हमने बाहर से सामान नहीं मंगाया? हमने यूज़ करा टैरिफ एंड कोटास को. टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है टैक्स. तो जो भी सामान हम बाहर से मंगाते थे ना उसके ऊपर बहुत हेवी टैक्स लगा देते थे. तो रिजल्ट ये होता था जो बाहर से सामान आता था वो बहुत महंगा हो जाता था एज कंपेयर टू उसी का सब्सटीट्यूट जो घर पे मिलता था. तो रिजल्ट ये होता था कि लोग बाहर से सामान नहीं मंगाते थे. दूसरी बात, जो चीज़ भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मंगानी ही पड़ेगी तो उसको कोटा से स्पेसिफाई कर दिया. अब कोटा क्या होता है कि हम क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं कि भाई आप इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते हैं. तो अब क्या हुआ? टैरिफ और कोटा का इफेक्ट कि रिस्ट्रिक्शन हो गई ऑन इम्पोर्ट्स. और इससे जो हमारी डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो फॉरेन कंपटीशन से बच गई और इन द मीन टाइम उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करके ग्रो करा. अब हमें पता ही है इसका रीज़न क्या था. भाई जब 200 साल की गुलामी रही हमारी तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्रीज से बना प्रोडक्शन से ही हमारे इंडिया को फीड करा. तो भाई उनकी इंडस्ट्रीज तो बहुत फॉरवर्ड थी. ऐसे ही दुनिया भर में जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही थी वो तो कई सालों से चल रही थी. जो उनका प्रोडक्शन था हमसे कई गुना ज़्यादा था और उनकी क्वालिटी हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी थी. तो हमारी जो इंडस्ट्रीज अभी अभी आज़ादी के बाद लगी थी दे वर नॉट इन अ कॉम्पिटिशन, दे वर नॉट इन अ स्टेट टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज इंडस्ट्रीज. तो वही फिर क्या ज़रूरी था? ज़रूरी ये था कि अपनी इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोटेक्ट करें. यही कारण था कि हम लोगों ने ये इनवर्ट लुकिंग ट्रेड पॉलिसी अपनाई. दूसरी बात ये, जैसे ही हम लोगों को इम्पोर्ट अलाउड होता तो हमें पता था अपने मेंटालिटी के बारे में कि हम लग्जरी गुड्स को ना मंगाने लग जाएं कहीं. और जब हम एक असेंशियल गुड मंगाएं, एक वो चीज़ मंगाएं जो देश के लिए ज़रूरी है, इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, बात समझ में आती है. लेकिन आप लग्जरी के लिए सामान मंगाने लगो तो वेयर इज़ द फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर इट? हमारे कोई एक्सपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा थे नहीं. तो रिज़ल्ट ये हुआ कि हम लोगों ने import substitutes को ही बढ़ावा दिया. The policy of protection is based on the notion that industries of developing countries are not in a position to compete against the goods
produced by a more developed economies. It is assumed that if domestic industries are protected, they will learn to compete in the course of time. Our planners also fear the possibility of foreign exchange being spent on imports of luxury goods if no restrictions were placed on imports. पहले ही हमारे पास नहीं हुआ करते थे एक्सपोर्ट्स, क्यों? क्योंकि हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो रिजल्ट ये था कि अब कंटिन्यूसली हमें तेल मंगाने के लिए, ऑयल मंगाने के लिए, पेट्रोल मंगाने के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन हमारे पास पैसा था नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कोई एक्सपोर्ट्स नहीं थे। हमारे एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो उस लेवल के गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती थी कि दुनिया में कोई हमारा सामान खरीदे। तो इसीलिए हम अपनी फॉरेन करेंसी को हमेशा बचाने की कोशिश करते थे। इसीलिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस पे बहुत ज़ोर दिया करते थे। अब आइए कि हमारी अचीवमेंट क्या रही इंडस्ट्रियल सेक्टर की ड्यूरिंग फर्स्ट 5-7 ईयर प्लान्स। सबसे पहली तो भाई यही रही कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो बढ़ गया। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज्ड इन द पीरियड फ्रॉम 11.8 1950-51 में अब कितना हो गया था 20.46 बिटवीन टू 1990-91। और जो इंडस्ट्री शेयर इन जीडीपी इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब भी इकोनॉमी डेवलप करेगी तो आपका स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखेगा, आप एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते दिखोगे। द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज कमेंडेबल। ये ऐसे समय में 6% इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ जिस समय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बिल्कुल नील था। हमारे जो इकोनॉमी थी वो बहुत पुअर थी, तो 6% एनुअल ग्रोथ रेट काफ़ी कमेंडेबल मानी जाती थी उस समय। दूसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जिस समय आज़ादी मिली तो हमारे पास कौन सी इंडस्ट्रीज थी? वी वर हैविंग कॉटन, जूट, और टाटा ने वो स्टील इंडस्ट्री लगा ली। लेकिन 1950 से लेकर 1991 तक बहुत सारी हमने इंडस्ट्रीज लगाई, वेरी वेल डाइवर्सिफाइड हो गया। और वो कौन सी प्रोडक्ट थी जो इंडिया में नहीं बनती थी? हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहा। मैंने आपको बताया ये अभी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर तो देख लीजिएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा एनकरेज करा। एक तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी, और एक उन लोगों को बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली जिनके पास बहुत पैसा नहीं था, क्योंकि 5 लाख तक की इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती थी। और उसको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई थी। उनको लोन मिलता था सस्ते दामों पे, उनको इनपुट्स मिलते थे सस्ते दामों पे, उनके लिए प्रोडक्ट्स रिजर्व थी। तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा हमारी इंडियन इकोनॉमी में। फिर हमारी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप हो गई बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन। अगर हमें शुरू से ही खुले मैदान में छोड़ दिया जाता डेवलप्ड कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ के संग compete करने के लिए, तो हम कभी भी नहीं कर पाते। ये तो हमारी अपनी पॉलिसी की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर गई। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन अनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर विच अदरवाइज कुड नॉट हैव डेवलप्ड। अब इसका भाई क्रिटिसिज्म भी है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, अगर इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ाई हुई है। सबसे पहला क्या था? इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। भाई हमने अपनी सारी वाइटल जो प्रोडक्शन है गुड्स की वो पब्लिक सेक्टर को दिया था, लेकिन पब्लिक सेक्टर में मालिक तो गवर्नमेंट हुआ करता था, तो जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, कुछ साल तो आज़ादी के बाद बहुत सीरियसली काम करा, लेकिन उसके बाद जो उनका कॉम्प्लेसेंट बिहेवियर हो गया, एटीट्यूड हो गया पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का, उससे ये ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर जो है नुकसान में चलने लग गई थी और इनएफिशिएंटली प्रोड्यूस करने लग गई थी। स्टेट एंटरप्राइज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफन मोनोपलाइजिंग देम का मतलब जैसे बिजली गवर्नमेंट ही बनाती थी, आर्म्स एंड एमिनेशन गवर्नमेंट ही बनाती थी। ऑल्दो दिस वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल प्रोविजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, दीज इंडस्ट्रीज कंटिन्यूड टू बी रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर इवन आफ्टर इट वाज रियलाइज्ड दैट द पब्लिक सेक्टर फर्म्स कुड प्रोवाइड इट। मतलब आप ये देखिए कि गवर्नमेंट की मोनोपोली बनी रही टेलीफोन में और इलेक्ट्रिसिटी में,
और अभी जब से मोबाइल आया है, जब से प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं, आप देखो इनकी टेलीकम्युनिकेशन की या टेलीफोन कनेक्शंस की क्या सर्विस हो गई है। एक एक बंदे के पास, एक एक बच्चे के पास फोन है, कई एक नहीं कई कई फोन है, कई कई कनेक्शन है। लेकिन उस समय 20-20 साल लग जाते थे एक कनेक्शन लेने के लिए। तो भाई इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और यही जाके अल्टीमेटली 1991 के क्राइसिस का एक बहुत बड़ा कारण बन गया था। दूसरा क्या था? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब सारी पब्लिक एंटरप्राइज नुकसान में चल रही हैं, तो भाई कहाँ से जा रहा है ये सारा? टैक्सेस से जा रहा होगा। इट वॉज अ ह्यूज ड्रेन on the nation's limited resources. Many public sector enterprise firms incurred huge losses but continue to function. क्यों? Because it was very difficult to close government undertaking even if it was a drain on nation's limited resources. अगर एक प्राइवेट फर्म नुकसान में चले तो क्या वो कंटिन्यू करेगी? कभी भी नहीं करेगी। लेकिन गवर्नमेंट की फर्म्स कंटिन्यूसली चलती रहती थी। फिर गवर्नमेंट की कंपनीज की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी कि उनको कौन से सेक्टर में रहना है और उनको कौन से सेक्टर में नहीं रहना है। वो उस सेक्टर में भी काम करती रही जहाँ पे उनका ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे होटल्स चलाती रहीं, जैसे ब्रेड बनाते रहे, मॉडर्न ब्रेड उन्हीं की थी। जैसे पब्लिक सेक्टर नेशनल डिफेंस को ही सप्लाई करती रही। और आज देखिए आप, ब्रेड इतनी ज़्यादा सप्लाई में है, प्राइवेट बंदे कितना इतने बढ़िया होटल्स चलाते हैं प्राइवेट जितने भी हैं, मच बेटर देन गवर्नमेंट। तो उनको क्लियर पॉलिसी नहीं थी कि गवर्नमेंट कौन से क्षेत्र में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। और मुझे लगता है ये जब इतने साल की गुलामी के बाद आपको मिलती है आज़ादी, तो इतना तो लाजमी है। फिर जो परमिट राज था, वो एक बहुत बड़ा नासूर था इंडियन इकोनॉमी का। बहुत ज़्यादा रेगुलेशन थी। ये जितने भी गवर्नमेंट बाबूस थे, दे एक्चुअली यूज्ड लाइसेंस टू मेक मनी। और जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इसको एक टूल बना लिया था कि किसी भी नए कॉम्पिटिटर को वो आने ही नहीं देंगे, क्योंकि दे वुड मेक श्योर कि नए जो इंडस्ट्रीज लगाने वाले हैं उनको मिले ही ना परमिट, इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिले ही ना। तो ये देखिए कि उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं करा कि उनको अपनी प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करनी है, नई प्रोडक्ट लानी है। वो हमेशा इसी जद्दोजहद में लगे रहे कि उनका कहीं कंपटीशन ना खड़ा हो जाए। तो देखिए, टू obtain a license to start an industry was misused by industrial houses. They would get a license not for starting a new firm but to prevent the competitor from starting new firms. The excessive regulation of what came to be called permit license Raj prevented firms from becoming more efficient. More time was spent by an industrialist in trying to obtain a license for lobbying rather than thinking about how to improve their product. और जब इंडस्ट्री ज़्यादा लगी नहीं, तो हमारे कंज्यूमर्स के पास चॉइस भी नहीं थी। कंज्यूमर्स को जो मिलता था उनको वही यूज़ करना पड़ता था। और यही कारण है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कभी बढ़े नहीं। अब इंडियन जो कंज्यूमर थे उनके लिए तो मजबूरी थी वो यूज़ करना, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन जो फॉरेनर्स थे उनके लिए थोड़ी था ये, तो उन्होंने हमसे कभी सामान खरीदा ही नहीं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर इट प्रूव्ड टू बी वेरी हार्मफुल। ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, द इंडियन कंज्यूमर हैड टू परचेज वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस्ड। And last but not the least, there was no incentive टू इम्प्रूव द क्वालिटी। मुझे पता है जो भी सामान मैं बना रही हूँ गंदा संदा सा लो क्वालिटी का, वो बिकेगा ही बिकेगा। तो वाई वुड आई एवर थिंक ऑफ मेकिंग माई प्रोडक्ट बेटर? सो द कंज्यूमर वॉज एट लॉस। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि भाई, माना कुछ गड़बड़ थी, कुछ लूप होल्स थे, कहीं कहीं हम फेल हुए, लेकिन प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज इम्प्रेसिव। Indeed, during first 7 5 year plans, हमारी इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई हो गई। अगर आप इंडिपेंडेंस से कंपेयर करें तो हम बहुत आगे बढ़ गए। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत हद तक कामयाब रहा। और जमींदारी सिस्टम काफ़ी हद तक बहुत हेटेड सिस्टम था, बहुत हद तक हमने उसको अबॉलिश कर दिया। हाँ, कुछ कमियां रही हैं कि हमारा पब्लिक सेक्टर उतना एफिशिएंट नहीं रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उतना अच्छा नहीं कर पाई हैं। बट देन दिस इज अ इकोनॉमी, डायनेमिक इकोनॉमी, तो थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा तो चलता ही रहता है। तो आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव टॉक टुडे आर क्लियर टू यू। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। मैंने हर टॉपिक पर इस चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है।
आप उनको सुनिए, चैप्टर याद करिए। इंडियन इकोनॉमी याद करना ही एक बहुत मुश्किल बात है, और जितने भी वर्ड्स मैंने इसके अंदर यूज करे हैं सब एनसीईआरटी के हैं। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। हैप्पी लर्निंग विद भार्गव मैम।